ऐसी स्टैटिस्टिक जिसमें सैंपल यूज किया हो, या हम कहेंगे दूसरे लैंग्वेज के अंदर which is based on normal distribution curve table। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, संवेयता का वक्त हिंदी में बोलते हैं, है ना, उस पर आधारित हो। वो क्यों ऐसा बोला जाता है बता रहा हूँ मैं। मैंने बताया कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होती है, वो इसी का प्रकार होगा, ठीक है ना, और एक हो गया नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स which is based on normal distribution curve table। और ये होता है बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब जो हमारे सैंपलिंग के मेथड यूज होते हैं, लॉटरी सिस्टम, पिपेट मेथड, ड्रम मेथड, ये सब यूज होते हैं सैंपलिंग का। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टेबल क्या है, आपने देखा होगा, ये ऐसा कर्व बनता है, पढ़ा होगा आपने, बेल शेप, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड 50 पे रहते हैं, 50 के पास रहते हैं, 50 इक्वल टू मीन इक्वल टू मीडियन। कहने का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप भी अगर 100 बच्चों का टेस्ट लेते हो, ठीक है, तो लगभग ये वाला भाग होता है, ये 50% के आसपास कितने बच्चे रहेंगे? 68.84% बच्चे यहाँ आएंगे। तो सैंपलिंग ऐसी होनी चाहिए, पता पड़ा सैंपलिंग में तुमने जो 100 यहाँ गया 100, यहाँ है 0, पता पड़ा इधर के बच्चे भर लिए, तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं है आपका, सैंपलिंग सही नहीं की थी आपने। भाई हम ताकत की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ताकत के लिए भैया जिनकी ताकत अच्छी है वो ताकत नापनी है, हमने 100 बंदे लेने हैं इस गर्ल को करने। आपने कहा कि हट्टे कट्टे ले लिए, तो हट्टे कट्टे को कैसे बनेगा? ये कर्व ऐसा बनेगा, तो नॉर्मल तो नहीं हुआ। इसलिए हमारी सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए? सैंपलिंग के आधार पर होना चाहिए, सैंपलिंग अनबाइड होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सैंपलिंग होनी चाहिए जिसके अंदर 68.40 है, 68.40% स्कोर जो है वो यहाँ आएंगे 50 के पास। 1 स्टैंडर्ड डिवीजन इस साइड और 1 स्टैंडर्ड डिवीजन इस साइड के बीच में होता है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसा जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो हम कहते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कोरिलेशन, ठीक है, जेड टेस्ट। सबसे आसान टेस्ट कौन सा माना जाता है? सबसे आसान जेड टेस्ट माना जाता है, जेड टेस्ट, ठीक है, वो बताऊंगा क्यों माना जाता है। अब आता है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होंगी। नॉन पैरामेट्रिक होंगे जिसमें सैंपलिंग नहीं करी, हाँ भाई अच्छे आ जाओ सभी, तुम आ जाओ सबको बुला लिया। कहने का इसके अंदर मतलब क्या है? आपने सिलेक्शन किया, एक पर्पस था मेरा कि भाई इसके अंदर जब मजबूत भाई वेट नाप लिया कि भाई जिसके 80 केजी से वेट ज्यादा वो आ जाओ बस। सैंपलिंग तो नहीं करी मैंने, जब सैंपलिंग नहीं करी तो वहां कहलाएगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिक लगेगी? गुड, काई स्क्वायर टेस्ट और मान विटनी, यू टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट बोलते हैं। ये बड़े आसान है कैलकुलेशन, इसके इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, तुरंत हो जाता मामला सब कुछ। सबसे डिफिकल्ट मैंने एनालिसिस कोवेरिएंस बताया था, मैंने सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? लेंथी कैलकुलेशन होता है। बट आज की तारीख में एसपीएसएस आ गया। एसपीएसएस का फुल फॉर्म नहीं स्पेस का होता है सोशल सब होता है, हाँ स्टैटिस्टिकल, प्रोफेशनल, सोशल साइंस,
SPSS साइकोलॉजी का साइकोलॉजी सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर सोशल साइंस। सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये भी एक रिसर्च वर्क को चलाना आना चाहिए, आपको अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। SPSS काम कैसे करता है, नेट पे सर्च मारना चाहिए जिसको, क्योंकि जब भी वो भी आएगा पीरियड वो जी गाइड जो भी लेने के लिए एग्जामिनर आएंगे वो पूछेंगे SPSS आता है, बोला सर बिल्कुल सर मैं ऑपरेट करता हूँ। एक बार आपने सीख लिया तो दुनिया तुम्हारे पीछे भाग के आएगी, क्या जरा मेरा भी कैलकुलेशन कर देना है। SPSS में कुछ नहीं, वो डाटा बना के कैलकुलेट करके लेगा अपने मतलब लैपटॉप पे, क्या करेगा डाटा लेके आएगा। आपको तो क्या करना है, सीधा डाटा को कॉपी करना है, यहाँ डालना है इसके अंदर, फट से कैलकुलेशन करके तुरंत आपको वैल्यू मिल जाएगी, आंसर रिजल्ट। इसलिए SPSS चलाना आना चाहिए, ठीक है कुछ नहीं, बहुत आसान है। कैसे मोबाइल पहले थोड़ा बड़ा सब डिफिकल्ट लगता है, धीरे धीरे समझ में आ जाता है, सेम ऐसी SPSS 15 दिन समझ में आएगा भाई यार ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए SPSS जानना जरूरी है, क्योंकि जितनी मान विटनी फलाना ठिकाना जितने हैं ना, आप इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे को वैल्यू 4 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, बट डाटा फीडिंग करवा रखी है आपने, खर्च से डाला 2 सेकंड में जवाब आ गया। वो आपसे पूछेंगे आप कैसे कैलकुलेशन किया, सर SPSS में यूज किया SPSS, ये बोलना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर नहीं किया तो बोले फॉर्मूला बताओ, ठीक है फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी हमें देखना जरूरी है। ये क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें सैंपलिंग नहीं होती, ठीक है। इसको बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग जो होती है, किसी पर्पस से बेस्ड जो सैंपलिंग होती है उसके लिए ये होता है, ठीक। ये चीज हो गई 2 चीज। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा इसका मामला क्लियर कर दिया हमने। सर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में सर वो भी नहीं आता आपको, 1 टेल 2 टेल का वो कब यूज होता है सर, बता। देखो 1 टेल 2 टेल टेस्ट का मामला सीधे सीधे आपकी हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस है तो वहां पर हाँ वो बहुत अच्छी पूछी है, जरूर वो चीज याद है। ये क्या 2 टेल, 2 पूछ है इसकी 2 टेल, ये 1 टेल। ये किस पे यूज होगा, नल हाइपोथेसिस के अंदर। ये किस में होगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, ध्यान रखना है, ठीक है। 2 टेल टेस्ट के ना नल हाइपोथेसिस जब भी लगेगी तो 2 टेल टेस्ट होगा। 2 टेल टेस्ट का मतलब क्या हो गया, आप 0.05 लेवल इधर से देख रहे हो, 0.05 इधर देख रहे हो, प्लस माइनस 0.05 लेवल पे देखते हैं ना हम लोग। बट अगर 1 टेल है, ध्यान रखना जो मैं बताना चाह रहा हूं मैं, अगर 1 टेल टेस्ट है तो आप जो टेबल में वैल्यू देखोगे वो किस पे देखोगे, 0.01 पे देखोगे, और लिखा 0.05 ही जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जब 2 टेल टेस्ट होता है बस 15 मिनट में खत्म, 10-15 मिनट करें सर, ठीक है सर। वहां पर हम टेबल की वैल्यू 0.05 पे ही देखेंगे, ठीक है, और 0.05 पे ही लिखा जाता है। 1 टेल टेस्ट का मतलब जहां हमने रिसर्च हाइपोथेसिस यूज की है वहां पर देखा 0.01 पे जाएगा, लिखा 0.05 पे जाएगा, ये नोट कर लेना। देखा टेबल के अंदर 0.01 पे जाएगा बट लिखा 0.05 पे जाएगा। क्लियर सर 2 टेल टेस्ट में सर अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं ना, ये भी या ये भी, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है भाई, एक अच्छा होगा, ये अच्छा होगा तो ये खराब होगा, ये अच्छा होगा तो ये खराब होगा, अल्टरनेट यही आ गया ना, ठीक है। बस आगे चलते हैं थोड़ा सा जल्दी से। जी सर,
हमने पहला चैप्टर पे हम कहाँ पहुंचे थे, हाइपोथेसिस में पहुंचे, तो उसके बाद इतनी रामायण कहानी चालू हो गई हाइपोथेसिस के पीछे, है ना, स्ट्रेटजी भी सब कुछ लिखते चले गए उसके अंदर। हाइपोथेसिस के बाद हमारा अगला जो पॉइंट होता है वो होता है डिलिमिटेशन। ठीक है, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशंस बहुवचन रहेगा। डिलिमिटेशन का मतलब वो चीजें जो एक शोधकर्ता के अंडर कंट्रोल है, जो खुद डिजाइन कर रहा है, खुद डिफाइन कर रहा है जिस चीज, उसको डिलिमिटेशन कहते हैं। डिलिमिटेशन को हम और क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ द स्टडी। भाई किन किन के लिए है फायदेमंद, क्या क्या है इसमें, ठीक है। जैसे अभी हमने एक टॉपिक लिखता हूं मैंने एक टॉपिक लिखा, effects of yogic exercises on mental ability of BPED students। अब इसमें डिलिमिटेशन क्या होंगी, जो कंट्रोल में कि भाई कौन कौन सी योगी किसाई लिख रहा है वो लिखेगा, द स्टडी विल बी डिलिमिटेड टू फॉलोइंग योगिक एक्सरसाइजेस 1 2 3 4 5 जितने लिख रहे हैं, तो वो डिफाइन कर रहा है, ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद स्टडी विल बी डिलिमिटेड टू मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट ले रहे हो आप, वो टेस्ट का नाम डाल दो। स्टडी विल बी डिलिमिटेड टू, बता ऐसे लगना है, स्टडी विल फर्दर डिलिमिटेड टू द बीपीएड स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, ठीक है। और क्या आ सकता है इसके अंदर, जेंडर करना है, बस समझ में, तुम्हारे सबके समझ में आ गया। कहने वाला इसमें डिफाइन करना है तुमने क्या क्या लिया है, जो हम उस टाइटल में जो चीजें नहीं आ रही होती हैं उसको यहाँ बताना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई आपकी थीसिस देखेगा सबसे पहले टाइटल देखता है, सीधे आपको डिलिमिटेशन में भागता है सीधे, क्योंकि डिलिमिटेशन जो वहां छूट गई है टाइटल में वो वहां देखता है वहां है या नहीं है, ये किस पे कर रहा था भाई, वहां जाके देखता है सीधे। आप भी आप किसी चीज को देखो तो क्या देखोगे, पहले टाइटल और सीधे डिलिमिटेशन में कूदोगे, ठीक है। डिलिमिटेशन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है अगला लिमिटेशंस। लिमिटेशन जो उसके कंट्रोल में ना, जो उसके कंट्रोल में नहीं, वैसी टॉपिक के अंदर योगी एक्सरसाइज और मेंटल एबिलिटी ऑफ बीपीएड स्टूडेंट है, ठीक है। आप मेंटल एबिलिटी नापने के लिए गए, वहां के प्रिंसिपल मैडम से कहा कि मैडम हमें 50 बच्चे चाहिए। मैडम बोलती कल आना, आप कल चले गए, बोलते ठीक है फलाने क्लास टीचर के लाइब्रेरी ले लो अटेंडेंस लेक्चर, उसमें से 50 बच्चे आप ले लो। बोला मैडम मुझे तो सेलेक्ट करना है, सैम्पलिंग करनी है। तो बोले फिर से आओ, तो फिर चले गए आप, ठीक है। उसके बाद वो आपने रख दिए, 100 बच्चे दे दिए उन्होंने, बोला इनमें तो 50 छांट दो, आपने 50 छांट लिए आपने उनके अंदर। अब जब आप उनका मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेने गए, पेपर बांट दिया, तो उन्हीं में से कई लड़के कह रहे हैं तो पागल बना रहा है ये जो आया है रिसर्च करने के लिए, ये तो हमारा पेपर बनाने के लिए टेस्ट ले रहा है बिना मतलब। तो ये क्या हुआ, उसका एटीट्यूड हमारे कंट्रोल में नहीं है उस स्टूडेंट, उसका डिसिप्लिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो बिहेवियर हो गया, उसका एटीट्यूड, जो हमारे नियंत्रण में चीजें नहीं होंगी वो सब इसमें आएंगी। अब पता पड़ा कि योगी एक्सरसाइज करा रहे हैं, बोला यार डेली बैठवा रहा, डेली 1 घंटा करवा रहा है योगी, कि कुछ खाने को भी नहीं दे रहा। तो इसलिए क्या होता है, रिसर्च स्कॉलर को अपने संग लेके जाना पड़ता है मोटिवेट करने के लिए, कि भाई आज बच्चों को कल सबको संतरे मिलेंगे, तो लड़के पूरे दिल से करेंगे, ठीक है। अब बात ये नहीं कि वहां बैठ गया, उनसे कहा कि हाँ भाई इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेना, लड़के एक लड़के ने पूरी कोरी कॉपी छोड़ दी जानबूझ के, बोला मेरे को नहीं करना। तो स्टडी किसकी अफेक्ट हो रही है, हमारी अफेक्ट हो रही है, उसको हम लिमिटेशंस में देखेंगे अपने बचाव के लिए। इसमें सब लिखा है। पता पड़ा कि आप योगी एक्सरसाइज कराने जा रहे हो, तुम बहुत दबा के बारिश पड़, आपने मांगे कितने 8 सप्ताह, जिसमें से संडे ऑफ कर दिया, और भाई 6-6 दिन कराना था, उसे पता पड़ा लगातार 6 दिन तक बारिश पड़ती रही। अब तुम योग करा रहे थे कहाँ पर, मैदान में, डेली दरी बिछ रही थी, 6 दिन गए नहीं आप, तो आपकी स्टडी इफेक्ट होगी ना। तो इसमें वो चीजें आएंगी जो आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रही हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं, जो रिसर्चर के कंट्रोल में जो चीजें नहीं होती वो सब लिखिए, ठीक है। लिमिटेशन हो गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट होता है
definition and explanation of important और difficult term, जो भी लिखना चाहो, important व difficult terms, जितने भी terms दिख रहे हैं, कीवर्ड जो लिखे थे आपने, सबको डिफाइन करेंगे आप। और डेफिनेशन ऐसी नहीं, डेफिनेशन आपकी स्टडी के मुताबिक भी होना चाहिए। ये नहीं आप 10 किताब देखिए, 10 तरह की डेफिनेशन लिख रखी है, तो आपने देखना उसमें से कौन सी डेफिनेशन हमारी स्टडी से संबंधित है, वो लाके रखनी है आपको। इसलिए लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन। कई ऐसी चीजों की एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। योगिक एक्सरसाइजेस, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आप सिलेक्टेड योगिक एक्सरसाइज ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, योगिक एक्सरसाइजेस दोस कम्स अंडर द chart of the yogic exercises, and from this yogic exercises we have selected only 10 कौन से सेलेक्ट कर रखी है, which is for the mental ability। ऐसे करके आप लिखोगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। ये नहीं किताबें उठा के छाप मारी वहां पर रख दिया, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे बढ़िया बात, आपको हिंदी आ रही है, हिंदी में बढ़िया लिखो, अंग्रेजी वाले को चलो इसके अंग्रेजी में भाई तुरंत अंग्रेजी करके खट से लिख के लिए ऐसे होगी पेज। या उसके बाद मोबाइल में अपने पढ़े हैं सॉफ्टवेयर खूब सारे, हिंदी बोली आपने, उससे अंग्रेजी लिख के आ गई, खट से डाल दूंगा। परसों अंग्रेजी को जरूर पढ़ लेना, ऐसा उल्टा सीधा सब तो डल गया कि जाना था उत्तर पहुंच गया दक्षिण, ऐसा, ठीक है। ये हो गया खत्म। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट हो गया इस पहले चैप्टर का, वो मेन चैप्टर पॉइंट होता है आपके पीएचडी के वाइवा को, उसी से पूछा जाता है। वो क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, आपकी इस स्टडी से फायदा किसको है। भाई रिसर्च तो तभी होगी ना तुम्हारी, फायदा हो रहा होगा किसी को, फायदा नहीं तो तुम्हारी रिसर्च बेकार है, जीरो, वो पास ही नहीं करेंगे, आरडीसी में पास ही नहीं होती वो। ये हमें बात और सिग्निफिकेंस बताइए, आप क्यों करना चाहते हैं इसी पे, क्या फायदा है लोगों को, किसको फायदा है। वो बोले साहब ऐसा फायदा, बोला ऐसी स्टडी तो पहले भी हो रखी है, आप क्यों कर रहे हो इस पे। तो इसके अंदर क्या लिखने पड़ेंगे आपको, पूरा कि हमारी जो स्टडी हो रही है उससे किस किस को फायदा होगा, वो लिखना। ये पहला चैप्टर खत्म, क्लियर। अब होता सेकंड चैप्टर, बस अब थोड़ी देर काम रह गया हमारा। चैप्टर 2 सबको पता ही है, चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, क्रिटिकल और एलाइड। क्रिटिकल पहले लिखे जाएंगे, एलाइड बाद, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये कैसे लिखे जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कालक्रमिक। हाँ, तो कैसे, पहला पुराना वाला जी सर, जो 2001 का, उसके 2002 का, फिर 3 का, अच्छा ऐसे बढ़ते हुए लिखा जाता है। जैसा नाम के अकॉर्डिंग नहीं, सुन लो, इसलिए मैंने लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाम के अकॉर्डिंग लिखा है वो ठप आदमी ने लिखा है, उसके समझ में नहीं आया वो, इसलिए लिखा है। क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, क्या क्या उसमें प्रोग्रेस हुए अभी तो दिखाओगे आप, इसलिए बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। ये हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक, आगे चलते हैं। अब तीसरा चैप्टर, प्रोसीजर। तीसरा हो गया हमारा चैप्टर 3, प्रोसीजर। कई जगहों पे प्रोसीजर होता है, कहीं यूज मेथोडोलॉजी। वो देखना आपका फॉर्मेट क्या कहता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है क्राइटेरियन मेजर्स।
ये मत लिखो तुम, इससे पहले लिखा सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट्स। भाई किन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो आप? स्कूल के लड़के हैं तो कौन से स्कूल के लड़के, इंडिया में कहाँ के स्कूल के लड़के हैं, किस एज के हैं, ठीक है, लड़के हैं लड़की हैं, ठीक है, वो सब इस पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद सैंपल, कौन सी सैंपलिंग टेक्निक यूज करी सैंपल के लिए आपने, वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद डिजाइन, कौन सा डिजाइन यूज किया गया, ठीक है, ये अपने आप लिखते हो तो अपना टॉपिक क्लियर होते चले जाएगा। जब वो देखेगा ना बंदा पढ़ने वाला, बोला वाह यार इस बंदे ने पूरा समझा दिया, इसका मतलब इस बंदे ने डीप स्टडी कर रखी है, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये परफेक्ट आता है। ठीक है, डिजाइन कौन सा यूज किया आपने, सब्जेक्ट, सैंपल, डिजाइन, ठीक है। उसके बाद आता है क्या चीज, इक्विपमेंट एंड एपरेटस, इक्विपमेंट्स, एपरेटस, मेथड्स, टूल्स। भाई इनमें से कोई एक ही चीज यूज करेगा तो ये लिखी जाएगी, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया, एपरेटस कौन सा। ऐसा नहीं उठा दिया डायनामोमीटर यूज किया गया, आपको लिखना पड़ेगा डायनामोमीटर का आपने बारे में कहां से उठा के लिखा, रेफरेंस जरूर देना हर चीज का। मैंने कहा जिसके रिसर्च में रेफरेंस सबसे अधिक है सबसे अच्छी रिसर्च मानी जाती है। आप कहीं की डेफिनेशन उठा किसी किताब से, उसकी किताब का रेफरेंस डाल दो बगल में उसके, तो भाई इसकी डेफिनेशन मैंने वहां से उठाई है, ठीक है, सबकी डालनी पड़ेगी। मेथड्स, भाई हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यूज कर रहे हो तो टेस्ट भी यूज कर लो, टेस्ट क्या यूज कर रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई आप कैसे करोगे, ये सब चीज तो बता दी आपने ऊपर से नीचे तक, अब करोगे कैसे। आप स्कूल में जाओगे एक एप्लीकेशन लेके जाओगे, बट उससे पहले आप यहाँ से एक एप्लीकेशन लोगे अपने गाइड से, गाइड यहाँ के रजिस्ट्रार से एप्लीकेशन लेगा, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस क्या है ये आपको भी याद रखना, कहीं भी आप डाटा कलेक्शन करने जा रहे हो ना, कुछ भी करने जा रहे हो, लेटर होने चाहिए सब, क्योंकि वो आपकी लास्ट में बताएगा हाँ इसने वाकई में किया बंदे ने काम। तो इसलिए कागज का पेड़ भरना है, क्योंकि ये सब कागज कहाँ लगेंगे, थीसिस के सबसे लास्ट में, कि भाई रजिस्ट्रार से लेटर इशू कराया गया कि भाई ये बंदा आप डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाएगा, डाटा कलेक्शन करेगा, और जो डाटा आएगा उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे जिससे कि आपके स्कूल का नाम बदनाम ना हो, ऐसा करेगा, लेटर वो मिल गया। फिर आपका गाइड भी एक लेटर देगा आपको, फिर आप अपने एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उन लेटर को साथ में लगा के रखना पड़ेगा, लेके गए स्कूल का लेटर लिए मैडम ये लेटर मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ मैं, और ऐसे डाटा का कलेक्शन करना चाहता हूँ, और हो सके तो आपके फिजिकल टीचर को मैडम मेरे संग लगा देना, तो वो उसी लेटर पे आपको एक लेटर देगी। कितने लेटर हुए हमारे पास, चार। वो चारों लेटर को ढंग से रखना है, फोटो स्टेट रख लो अपने पास, क्योंकि कहाँ लगानी पड़ेगी इसको, थीसिस के अपेंडिक्स कॉलम में। सब पूछा भाई कैसे गए थे तुम, बस अब मैसेज चला गया था बोलना, और ये बताओ ना कैसे कैसे गए थे आप, तो सर रजिस्ट्रार साहब से लेटर लिया हमने, रजिस्ट्रार साहब से लेटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। इस आप ऐसे ऐसे में स्कूलों में डिफरेंट स्कूल में डाटा का कलेक्शन करने के लिए, तो एक हमको यहाँ से आधिकारिक रूप से एक लेटर मिल जाए, नहीं तो सब बोलेंगे तो सारा पाकिस्तानी आ गया है जब बिना मतलब डाटा कलेक्शन करना चाह रहा है, ये तो लड़कियों के चक्कर में आ रहा है। तो लेटर आपको मिलेगा तो ऑफिशियल लेटर हो गया आपके पास, वो सब लगाने पड़ेंगे। अब जब डाटा का कलेक्शन कर रहे हो आप, तो आप डाटा कलेक्शन किस पे करोगे, स्कोर शीट लेके जाओगे, फाइलें लेके जाओगे, उसमें उनके स्कोर्स भरोगे, उन स्कोर्स को भी पीछे लगाना पड़ेगा अपेंडिक्स कॉलम में, जिससे कि आपकी जेन्युइननेस की आपने वाकई में रिसर्च करी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ का डाटा भर देते हैं और रिसर्च हो जाती है पूरी। क्लियर हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में वो सब चीजें रखी जाएगी कि आपने सैंपलिंग करी तो कैसे करी। स्कूल में गए, पता पड़ा 5000 बच्चे थे, मैडम ने कहा ये रखे पड़ेगा अटेंडेंस रजिस्टर, तो बड़ा सा सैंपलिंग के हिसाब से मैंने उसमें से 4 रजिस्टर उठा लिए, हर रजिस्टर का 100 बच्चे, 400 बच्चे मुझे चाहिए 50, तो मैंने हर रजिस्टर से कितने उठा लिए भाई, 50 या 100 चाहिए, तो हर में से 25-25 बच्चे मैंने रैंडमली। अब कौन सी सैंपलिंग यूज करी आपने, सीक्वेंसर सैंपलिंग यूज करी, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करी, वो सब नोट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है,
इसी के अंदर आपने वहां तो समझा ही दिया क्या क्या भाई वो कैसे नपता है। उसके बाद सपोज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है तो कैसे कंडक्ट किया जाता है, कितना एक जगह चाहिए उसके लिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, सबके बारे में हमें लिखना है। ठीक, जब ये हो गया उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। भाई कौन सी स्टैटिस्टिक लगाओगे आप, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी स्टैटिस्टिक लगेगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखा है, सब यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद खत्म। उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। बिब्लियोग्राफी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बुक्स। बिब्लियोग्राफी में नंबर 1 बुक्स के बारे में, क्योंकि सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, सिनॉप्सिस में अपेंडिक्स नहीं आता है, सिनॉप्सिस के अंदर सीधे बिब्लियोग्राफी आती है। बिब्लियोग्राफी ठीक है। इस बिब्लियोग्राफी में क्या लिखना है, पहले बुक्स, उसके बाद पीरियोडिकल्स। क्या बोला मैंने, पहले बुक्स। बुक्स कैसे आएंगी, अल्फाबेटिकल, ये अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है, इसका लिखने का पैटर्न पता ही है सबको, कैसे लिखा जाएगा। सपोज जैसे मेरा नाम एस एन सिंह है तो यहाँ का आएगा एस एन सिंह 2016। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आएगा शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन। उसके बाद ये देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप रहेगा, इसके बाद भी फुल स्टॉप रहेगा। ये क्या एपीएस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जर्नल दूंगा अपना, उस जर्नल के पीछे की फोटो खींच लेगी, ये लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आपने क्या लिखा भाई, कहां से पब्लिश हुई, खेल साहित्य केंद्र। ठीक है, कहां पर है ये, न्यू दिल्ली। वो लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर लिखते तो गलत नहीं, दरिया गए नई दिल्ली लिखे तब भी चलेगा। नई दिल्ली हो गया, उसके बाद वॉल्यूम 2, फिर एक पेज से आपने उठाया कुछ तो सीधे क्या आएगा, पी आएगा, पेज 117। अगर आपने 2 पेज उठाए हैं तो भाई पीपी 117 211 ऐसे आएगा। ये लिखना है ऐसे, पहले बुक्स आ गए, उसके बाद आता है क्या, पीरियोडिकल्स। इसमें क्या आएंगे, जर्नल्स, थीसिस, न्यूज़पेपर्स, फिर तीसरा आता है इंटरनेट। इस सब इसके अल्फाबेटिकली, ये अल्फाबेटिकली, ये अल्फाबेटिकली। किसी ने कुछ बोला, अब इसके बाद यहां पर एक मिसलेनियस, भाई मोदी जी ने कुछ बोला फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, आपको लगा हमारे काम की चीज, उसको मिसलेनियस में डाल दिया। ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी। लिखने का सबका तरीका ये है, वो मैंने बता ही दिया, इंटरनेट वाले को कैसे लिखाया था, मैं अभी दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। ये पीछे उसको बड़ा कर, ये वाला पोर्शन में भेजना, कौन सा पूरा खींच लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक चीज और सुनना है, क्योंकि देखो इसमें एक और चीज है, ये तो आपने सिनॉप्सिस बनाई,
ठीक है। जो मेन थीसिस बनती है उसमें कितने चैप्टर होते हैं? 5। ठीक है, 3 चैप्टर एज इट इज, कोई चेंज नहीं। ठीक है, पहले 3 चैप्टर एज इट इज यही रहेंगे। अब आता है चौथा चैप्टर जो होता है, इसको बोलते हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन। देख लेना आगे है ना, रिजल्ट एंड डिस्कशन। चौथा जो चैप्टर 4 होगा। अब देखो 3 चैप्टर कहां तक क्या तक होता है? सिनॉप्सिस खत्म हो गया। अब आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है तो 4 से 5 चैप्टर होंगे। चैप्टर 4 इसको बोलेंगे रिजल्ट्स। अगर आपका रिजल्ट एक ही है तो रिजल्ट ज्यादा है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। नहीं इसमें नहीं है, कंक्लूजन, वो 5 चैप्टर है। कंक्लूजन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स हमेशा किसमें दिखाना? सुन लो, टेबल्स पे। टेबल पर रिजल्ट, आंकड़े इस पे देने पड़ते हैं। आपने टी का कैलकुलेशन किया, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, तो सब इस पे दिखाएंगे रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? रिजल्ट तो जो आपने टेबल आ रही है भाई, आपने पता मीन निकाला, मीडियन निकाला, सब उसको आपको ग्राफ पे भी दिखाना है, ध्यान रखना। और जब रिजल्ट आपने लिखा है तो उसके नीचे उसको एक्सप्लेन भी करना है। पता पड़ा है कि टेबल बनी, इस टेबल के अंदर दिखा दिया आपने रिजल्ट किए, इसको एक्सप्लेन भी करना है इसके नीचे, इसको एक्सप्लेन भी करना है। फिर आपको पहले ये हो गया, उसके बाद क्या किया आपने? पिक्चर में दिखाया, ग्राफ के अंदर पिक्स, उसको भी एक्सप्लेन करना है। और कोशिश ये होनी चाहिए रिसर्च के अंदर आपको अपनी फोटो खींचनी पड़ेगी। सपोज किसी स्कूल में गए, बच्चे का कुछ करवा रहे हो आप, सिटअप्स करा दो, फोटो खींच के, फोटो भी लगेगी। कहाँ लगेगी? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3rd चैप्टर। यहाँ तो रिजल्ट चल रहा है, फोटो छुपानी पड़ेगी आप, प्रोसीजर। ठीक है। वहां पर यहाँ आ गया, पिक्चर आ गया, पिक्चर का ग्राफ। यहाँ क्या आ रहा है? ग्राफ। भाई ग्राफ ले लिया आपने, पाई डायग्राम ले लिया, बार डायग्राम ले लिया, जो भी ले लिया आपने, कोई यहाँ निकाला। ये तो हो गया रिजल्ट्स। उसका डिस्कशन क्या है? इसमें क्या लिखा है? अब मेन आता है डिस्कशन। सब लोग गलत लिखते हैं इसमें। इस डिस्कशन के अंदर अब आप क्या होता है, आपने एग्जाम दिया, सपोज आपने टीजीटी का पेपर दे लिया है, पेपर खत्म हो गया, 3 बजे बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद आप क्या करते हो? लोगों से अपने रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हो ना। तो तेरा क्या आया? उसने बोला मेरा तो ये है। दूसरा बोलता नहीं भाई बीएस का। बोला कैसे भाई? मैंने उस किताब में पढ़ा है। तो वो अपने रिजल्ट को क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है ना। उसने बोला बी आया भाई, बोला और 4 से पूछ ले भाई, तू भी जरा उसको बुला ले, मोहन तू भी सुन, तेरा क्या है? बोला बी। तो उसने क्या किया? अपने रिजल्ट को पुख्ता करने के लिए एक एक बोला, मेरी किताब भी खोल रहा हूँ, बैग से किताब। ठीक है ना। तो वो डिस्कशन का एक भाग हो गया कि आप अपने रिजल्ट को मजबूती से कह रहे हैं भाई यही है रिजल्ट, देख लो, ये देखो। वही चीज यहां पर होती है, जो आपका रिजल्ट आया है उसको फुल प्रूफ बनाना है। फुल प्रूफ का मतलब आपका जैसा रिजल्ट आया, इससे संबंधित और भी जो स्टडी हुई थी उनके रिजल्ट भी ऐसे आए थे, उन सब रिजल्टों का नाम लिखना। ठीक है। एज पर दिवाकर स्टडीज, द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ दिवाकर दिस। ठीक है, ये लिखना है। फिर ये लिखना है, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि रिजल्ट ऑफ आवर स्टडी इज सपोर्टेड बाई, ठीक है, सपोर्टेड बाई डॉक्टर RKS डागर, बाई देयर रिसर्च। ठीक है, उनके जो रिसर्च की थी वो भी हमारे रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर सपोर्टिव सब चीज लिखी जाएगी। डिस्कशन का मतलब ये होता है। ये कितने लिखने होंगे सर लगभग? जितने ज्यादा उतनी रिसर्च, ठीक है, जितने ज्यादा उतनी अच्छी रिसर्च। तो ये कहां से मिलेंगे आपको? रिव्यू से मिलेंगे, जो 2nd चैप्टर में लिखे थे आपने। वो भी तो हमने स्टडी इकट्ठी की थी, उनके भी कईयों के रिजल्ट सेम आ रहे थे, उन्हीं के बेस पे आपने हाइपोथेसिस लिखी, उसको वहां उतारना है इनके साथ, बट लैंग्वेज चेंज करनी, क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं आप। समझ में आ गया? मतलब बाकियों को जिनके रिजल्ट हमारे सपोर्ट में है सबको लिखा दो, ठीक है ना। ये चीज जिसको कहते हैं डिस्कशन, ये मेन चीज होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, वो यहाँ भी इंट्रोडक्शन में घुसा देते हैं यहाँ पर। मतलब कुछ नहीं, आपके जो रिजल्ट आया है इसको और भी कोई सपोर्ट कर रहा है रिजल्ट को, वो लिखना है। ठीक है। लास्ट आता है 5वां चैप्टर,
इसका मतलब रिजल्ट डिस्कशन के अंदर क्या होंगे, टेक्स्ट रेफरेंस बहुत सारे होंगे, तो सबकी स्टडी को दिखा रही थी। ठीक है, चैप्टर 5 ये आता है हमारा समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। समरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट, बट इसमें एब्स्ट्रैक्ट 200 लाइन का नहीं लिखा है, कम से कम 3 या 4 पन्नों का। ये जो आप समरी लिख रहे हैं यही मेन जान है, लोग आपकी समरी ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट जो बनेगा, समरी समझ में आ गया, समरी का मतलब छोटा छोटा 3-4 पन्ने, ठीक है। जब भी सपोज आपकी थीसिस का मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आपकी समरी उठाऊंगा, उसको कॉपी कर दूंगा, अपना पेज कर दूंगा, उसको और थोड़ा छोटा कर दूंगा, लिखा दूंगा मैं, लो भी निकल गया एब्स्ट्रैक्ट में। तो समरी का मतलब पूरी स्टडी का निचोड़, छोटे। कंक्लूजन, ये जो रिजल्ट आया है, अभी तक तो डिस्कशन चल रहा था, फलाने ने कहा भाई ये है, आप क्या कहना चाहते हो, बस लास्ट 2 मिनट्स, आप क्या कहना चाहते हो, ये आपका रिजल्ट जो ये आया कि भाई योगिक एक्सरसाइज से आई साइट ठीक हो जाती है, तो आपका क्या कहना है, आपको अपने विचार रखने हैं इसके अंदर, कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। और लास्ट रिकमेंडेशन, कि भाई जो आपकी थीसिस पढ़ेंगे उनको कुछ रिकमेंड करना चाहते हो आप, भाई आप जैसे आप पढ़ोगे जाके तो आप रिकमेंडेशन देखोगे, तो उसमें लोगों ने रिकमेंडेशन दे रखी होंगी कि भाई मैंने तो इस पे रिसर्च कर रखी है आई साइट पे, तुम जरा कान के दर्द पे कर लेना, वो सब रिकमेंडेशन में लिखी मिलेगी, उनको कहते हैं रिकमेंडेशन। तो जो पढ़ने जा रहा है, ठीक है, जो रीडर है आपकी थीसिस का, उसको क्या रिकमेंड करना चाहती है वो लिखी रहती है उसको कहते हैं रिकमेंडेशन। एक खत्म। और कोई दिमाग में पूछ सकते हो आप? सर जो डिस्कशन में बताया आपने सर कि हम ये लिखेंगे, तो वो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने लिए है, क्या ये भी संभव है कि हम वे लिख सकते हैं अपने शब्दों में? बिल्कुल, या कुछ अलग लेना पड़ेगा सर? मैंने क्या बोला, आपका जो रिजल्ट आया उसको सपोर्ट कहाँ से लाओगे, आप ढूंढोगे ना नेट पे, और ढूंढना मिल गया आपको, तो वही लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लैंग्वेज चेंज करके लिखना आपको कि भाई इन्होंने भी, इनका रिजल्ट भी आया, ये हमारे रिजल्ट को सपोर्ट करते हैं। जब देखोगे ना इसमें कई वर्ड यूज होते हैं अंग्रेजी में, रिजल्ट सपोर्टेड बाय, कोरोबोरेटेड बाय, और कंसिस्टेंट बाय, ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मोहन, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ मोहन इज सपोर्टेड आवर रिजल्ट, यूं करके लिखते चलेंगे, सपोर्ट होना चाहिए आपके रिजल्ट को, जो सपोर्ट कर रहा है उसको लिखते। सर एक क्वेश्चन था सर, ज्यादातर थीसिस में खाली जो डिजाइन होते हैं रिसर्च के डिजाइन में लिखे रहते हैं सर, फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है, जैसे फुल फैक्टोरियल और फ्रिक्शनल? सुनो, फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टर या क्या बोल रहा, फैक्टोरियल डिजाइन, ध्यान देना है। फैक्टोरियल डिजाइन यहां सीधा कह रहा फैक्टर, एक एक कई फैक्टर। अब मैं एक टॉपिक लेता हूं, उसको समझ में आएगा फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है। हमने क्या किया, हमारे पे एक टॉपिक है सर्वे ऑफ हरिद्वार पीपल with respect to their health, ठीक है। अब फैक्टोरियल डिजाइन कैसे होगा ध्यान देना। हरिद्वार में पीपल हैं, उनकी हेल्थ के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ सर्वे का, तो मैं हरिद्वार में जो लोग होंगे मेल और फीमेल होंगे, है
60 ऐसा होगा। लिटरेट और इलिटरेट होंगे, जी सर, ऐसे ही इसमें होगा, ऐसे ये होंगे फिर इसमें भी एज होगी अर्बन है ऐसे। होंगे। फिर लिटरेट के अंदर भी शहर में रहने वाले, रूरल गांव में रहने वाले होंगे, ऐसे ये होंगे, ऐसे ये होंगे, ऐसे ये होंगे। ठीक है, उसके बाद और इसको आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। तो ये अंशों में क्या बोलूं, कौन सा फैक्टोरियल डिजाइन हो गया, 1 2 3 2 into 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन कहलाएगा। कहने का मतलब उसके अंदर और आगे आगे और होते चले जाए, फैक्टर्स में बढ़ते चले जाए, उसको बोलेंगे फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें अगर मेरिट लगा देंगे तो 1 मेरिट अनमेरिट कर दो, जी सर। उसमें into 2 और जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा। आप देखो कितने हमने कितने स्टेप किया, 1 2 थे, इनके 2 हुए, अभी तक फिर इनके 2 हुए, 2 into 2 पे मैंने काम कर दिया अपना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे नीचे। ये 2 into 2 into 2 equal to 8 ये नेट में क्वेश्चन आता है। हाँ सर, ये रिसर्च की थीसिस में भी नहीं लिखा रहता ज्यादातर, ठीक है। रिसर्च डिजाइन लिखा रहता है। एक्चुअल फैक्टोरियल डिजाइन आज कोई यूज नहीं करता, एजुकेशन वाले यूज करते हैं, उनको देखना है। ठीक है, ये होता है, हमने किया है, मैंने एक बंदे के स्टडी में काम किया इसमें, तो फैक्टोरियल डिजाइन यूज किया है, ये होता है। ठीक है, वैसे देखो यार, रिसर्च को इतने 2 घंटे में 3 घंटे में समझना इतना आसान काम नहीं है। सर एक नई क्वेश्चन बता दीजिए सर, ये अब हम पीएचडी कर रहे हैं तो हम उसमें ये है कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने कंपलसरी है, तो हम उसको कैसे करें, अपनी रिसर्च से अपने निकालेंगे टॉपिक से, मगर वो कब करोगे जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाएगा, टॉपिक तो फाइनल होने दो, उसके बाद 2 निकालने उसके बाद 2 निकालना, उसी से अंदर उससे से- संबंधित उसके अंदर से कीवर्ड्स यूज करो। कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड अधिक से अधिक आप 5 रख सकते हो, उन कीवर्ड से संबंधित अपनी स्टडी कर दो। सपोज मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ योगिक एक्सरसाइजेज ऑन आई या ईयर पेन, है ना, समझ में आ गया। योगिक एक्सरसाइज का ईयर पेन है ना, आप आई पेन पे ले लो, योगिक आ गया ना, योगिक योगा आसन से हो रहा है ना, वो यूज कर दो आप, वो संबंधित हो गया। जो पब्लिश करने के ऊपर हाँ अब मेरी रिसर्च जो हुई पीएचडी कंप्लीट हो गई, हाँ, तो मैं रिसर्च पेपर के लिए अलग से 2 रिसर्च और करूँ या उसमें से निकाल लूँ? उसी में से निकालोगे। अब कंप्लीट होने के बाद रिसर्च पब्लिश नहीं करना है, During- start करना है। ड्यूरिंग जिस दिन से आपको टॉपिक मिल गया उसी दिन से चालू हो जाओगे आप। समझ में? ये है, वो सब क्यों कर रही है सरकार, कुछ देखना चाहिए वाकई में बंदे को आता है कि नहीं आता है, कि ये भी गोलमाल कर रहा है, इसलिए कर रही है। 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, 2 पेपर प्रेजेंटेशन होने चाहिए आपके उसी दौरान PhD। उसी दौरान, उसी पीएचडी के 2 साल के अंदर। ये उसके बाद करो, इसका तो फर्जी काम हो रहा है आपका। सर, यदि कोई डाटा कलेक्शन करना है और क्वेश्चनर नहीं मिल रहा है और सपोज करो हमें वो अपने आप बनाना पड़ जाता है, अपने तो आप उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? अपने आप बनाना पड़ गया तो वो अपने में एक पीएचडी हो गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर भी अपने में एक रिसर्च हो गई। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चनर बनाने के लिए सपोज 10 क्वेश्चन लिखे आते हैं क्वेश्चन, उसके 100 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वो क्या हो, जैसे टेस्ट बना रहे हैं, उसकी आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? अगर हाँ हो सकता है कई हमारे भारत में लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेड क्वेश्चनर लिखते हैं, तब भी उसकी आप लिखनी पड़ती है, भाई इसकी रिलायबिलिटी निकली, वैलिडिटी निकली, तुक्का मारना पड़ता है। बट इसका प्रोसीजर तो लिखना पड़ेगा। कैसे बनाया था क्वेश्चन आपने? 100 क्वेश्चन बनाए, आपने 10 एक्सपर्ट के पास 100 क्वेश्चन भेज दिए, बोला कि सर इसमें जो आपको बेकार क्वेश्चन लग रहे हैं काट देना। तो पता पड़ा इन्होंने 100 में से 15 काट दिए, 50 काट दिए, इतने कर दिए। तो देखा कॉमन जो बच के आ रहे हैं वो हमारे पे निकल गया 27। ठीक है, फिर 27 क्वेश्चन फिर एक बार और भेज दिए सबके पास और अच्छे एक्सपर्ट के पास, सर इनमें से क्वेश्चन खत्म करो। वो कर दिया आपने, तो पता पड़ा आपके पास आगे कितने क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन बचे, 5 और कटे। इन 22 क्वेश्चनों को अपने बच्चों के ऊपर एक बार अप्लाई करके देखा, हमें बच्चे सबके समझ में आ रहा, पढ़ो, पढ़ते आ रहे। बोला सर 7वां क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? आपने तुरंत लाइन की थी, बोले 7वां काटोगे सब। ऐसे ऐसे करते लास्ट में लेके आते। फिर जब लास्ट में आ जाएगा, पता पड़ा हमारे 15 क्वेश्चन बच गए। अब उन 15 क्वेश्चन की आप रिलायबिलिटी निकालें। रिलायबिलिटी का मतलब 100 बच्चे लिए, उनमें से 20 बच्चे सेलेक्ट किए, उनके ऊपर अप्लाई किया, उनका रिजल्ट लिख दिया। 2 महीने बाद फिर बच्चे बुला लिए, वही 10 बच्चे, बोलो भाई करके दिखाओ। देखा कि पहला जो रिजल्ट आया था और अब का रिजल्ट
लगभग सेम आ रहा है, कोरिलेशन निकाला जाएगा। कोरिलेशन सबसे अच्छा कब माना जाता है? जब 0.84 से 0.84 से। 36 हो। ठीक है, परफेक्ट। 0.84 से अच्छा तो बोला बहुत बढ़िया आपका टेस्ट रिलायबल है। रिलायबल का मतलब आज भी ऐसे ही, कल भी ऐसे ही। भाई आप मेरे सामने मेरा बहुत अच्छा कह रहे हो, पीछे भी मुझे अच्छा कहोगे, मैं कहूँगा ये बंदे रिलायबल है। अब पीछे जाए दीवार गाली दे रहा हूँ तो साला ये रिलायबल नहीं, सामने तो मेरे को बहुत अच्छा कहता है, पीछे गाली देता, तो रिलायबल नहीं बना। रिलायबल का मतलब आज ऐसा कल भी ऐसा। अब आता दूसरी चीज, वैलिडिटी। भाई जो मेरा क्वेश्चनर है जो नाप रहा है, वाकई में वो नाप रहा है नहीं नाप रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप क्या करोगे, उन बच्चों के ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन जो पहले कभी बना हुआ हो उसको अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। उनके स्कोर लिख लिए हमने अपने पास, फिर मैंने अपना अप्लाई किया, फिर दोनों के स्कोर के बीच फिर कोरिलेशन निकालूंगा, देखूंगा यार वो और ये लगभग हमारे जो कोरिलेशन ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं कहूंगा मेरा टेस्ट भी वैलिड है भाई, मेरा क्वेश्चन वैलिड हो गया। अब ऑब्जेक्टिविटी हो गई। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होना, हमने क्या किया कि भाई 10 बच्चे बुलाए और 5 हमने एग्जामिनर बुला लिए। बोला साहब ये क्वेश्चन है बंटवा लो आप, सबने बढ़ के उनको दे दिए। बोला आप अपने स्कोरिंग करो, आपने स्कोरिंग करो, 5 ने स्कोरिंग करी, उन 5 की स्कोरिंग Same. लगभग एक जैसी आती है, तो हम कहेंगे हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। इससे तो एग्जाम आज के तारीफ क्यों हो रहे, ऑब्जेक्टिव हो रहे। पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होते, पता पड़ा इनका मूड खराब था, इन्होंने नंबर 100 में से 15 नंबर दे दिए, इनका वही सही था, इन्होंने लड़कों को सब 90 से ऊपर नंबर दे दिए। तो ये ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं हुई, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर था, उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया, किसी से भी चेक कराओ नंबर उतने ही आएंगे, वो ऑब्जेक्टिविटी होगी। जब ऑब्जेक्टिविटी होगी तो आप नॉर्म्स बनाओगे। ठीक है, नॉर्म्स स्टार्ट करो। नॉर्म्स बनाने के लिए कई प्रकार की हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, देखो मैं इसमें नॉर्म्स बनाने में एक्सपर्ट आदमी हूँ, तो अब उसको इतना जल्दी समझ नहीं सकते हैं, ऐसे तुम्हारी हालत नींद आ रही लोगों को देखा। नॉर्म्स में क्या है, टी स्केल, टी क्या होता है, टी स्केल होता है, एक हल स्केल होता है, 6 सिग्मा स्केल, परसेंटाइल स्केल, डिफिकल्टी रेटिंग स्केल, जेड स्केल, ये सब स्केल यूज होते हैं। नॉर्म बनाने के बाद मैंने आपने कहा कि सर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, जैसे लंबी कूद होती है, लंबी कूद में एक लाइन खींच दिया था, हाँ भाई जो इसके आगे कूदे और सीधा नंबर नहीं तो घर जाओ तुम, तो उसके अंदर भी हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, उसको कहेंगे हम क्या, स्टैंडर्ड। उस नॉर्म में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। तो इतनी चीज करनी पड़ती है एक नॉर्म क्वेश्चन बनाने में। बहुत अच्छा दिमाग में आया तो क्वेश्चन बनाओ ना, इसी में रिसर्च हो जाएगी, पीएचडी हो जाएगी। क्वेश्चन किसी ने बनाया तो उसका नाम हो जाएगा भारत के अंदर, क्योंकि फिजिकल रिसर्च में सिर्फ एमएल कम्बले जी ने क्वेश्चन बनाया, वो भी नीड अचीवमेंट के ऊपर बनाया। ये अपने बहुत बढ़िया बात है, अगर दिमाग में आ रहा है तो क्वेश्चन बनाना किसी चीज का, ठीक है ना। और सर ये क्वेश्चन है, अगर ये ड्यूरिंग आफ्टर पीएचडी भी अगर क्वेश्चन है बनाना चाहे कोई भी बना सकता है, पीएचडी ना भी करो तो भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनाना अपने में एक बड़ी बात होगी, ठीक है, इतनी बड़ी प्रोसीजर बताया, इसी में 2 साल लग जाएंगे बनाते बनाने। ये भी हमारे पीएचडी से टॉपिक ही है। अच्छा सर, एक जैसा अगर एक मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन ही बनाओ ना, वही पीएचडी होगी आपकी, उसी पे काम करो। सर इसमें कंडीशन भी होता है, नहीं सही है टेस्ट हो तो अच्छा, यही करो आप। और सब सराहाया जाएगा, सब जगह पे गुरुकुल ग्रामीण में एक पीएचडी हुई, जैसे- क्वेश्चन बनाया बंदे ने, पूरा सब भारत में सब इसको यूज करेंगे। सर जैसा ये योग का प्रोग्राम चल रहा है सर, 21 जून को हम योगा डे मना रहे हैं। हाँ, तो उसके कुछ नॉर्म्स निर्धारित करके उन्होंने एक वो दे रखा है अपना कि भाई ये हमें काम कराना है, और हम उससे अलग कुछ तैयार करने की कोशिश करें, तो सर उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कोई कमेटी बैठेगी या कैसे सर, वो पास कैसे होगा कि आपने जो ये सिलेक्टिव योगासन ये लिए हैं, आपने जो एक्सरसाइज ली है, आप ये उसको रिसर्च में प्रूव करो ना कि भाई इससे अच्छे ये पॉइंट होंगे। पायलट स्टडी के द्वारा। हाँ, आपने पायलट स्टडी किसे कहते हैं? छोटे पायलट स्टडी का मतलब आपने टॉपिक लिया, जो कमेटी बैठी आरडीसी बोला भाई ये बंदा कर नहीं पाएगा, जी सर। इसने लिख दिया कि कारगिल में जाके मैं फौजियों का ब्लड प्रेशर नापूंगा, बोला हमें नहीं लग रहा है कारगिल जा भी पाएगा नहीं आएगा, जी सर। बोला भाई एक काम करो तुम 10 फौजियों पे करके दिखाऊंगा, उसके बाद आगे करेंगे आप वहाँ, वो कहलाएगी पायलट स्टडी, छोटे रूप में एक स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन में जो आप बता रहे हो ना, इसको क्या कर सकते हैं अपन, आप अपने पॉइंट बनाओ, आप उस पर रिसर्च कर दो, रिसर्च पेपर बनाओ ना, जी सर। और एकदम जिन्होंने बनाओ, लोगों की राय लिखो, डिस्कशन में राय लिखो, सब में लिखो, उसके बाद दिखाओ। रिसर्च पेपर भी ऐसे बनता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे रिसर्च पेपर ही बनते हैं लगभग, बस रिसर्च पेपर का थोड़ा फॉर्मेट अलग सा हो जाता है।
ठीक है, एक दिन में 3-4 घंटे में पूरी रिसर्च खत्म हो जाएगी, बट मैंने कोशिश करी है कि पूरा आपको मजा आ जाए। आपका नहीं, सर, आपका उसमें कल भी है। नहीं संडे लास्ट। ठीक है, 7-8 दिन के लिए बुला लेते हैं सर, टाइम देख लो आप आपके हम जो फ्री बैठे हैं हमारे कॉलेज तो नहीं आपके अकॉर्डिंग वही आ